हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों अब नहीं मिलेंगे ट्रंप और पुतिन। जी हां, हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन हो गया स्थगित। बताएंगे क्या है इसके पीछे का कारण, आखिर क्यों मिलते मिलते रह गए दोनों बड़े नेता, क्यों कैंसिल हो गई उनकी ये मीटिंग। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं मिस्टर ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, कब और कहां। वहीं किस देश ने व्लादिमीर पुतिन को दे दी बहुत बड़ी धमकी कि अगर हमारे देश में तुम्हारा विमान लैंड हुआ तो तुमको गिरफ्तार करेंगे। जी हाँ, बस आपको इतना भी बता दें कि रशिया से 55 गुना छोटा है ये देश जिसने धमकी दे दी है पुतिन को। दोस्तों उधर बताएंगे अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के बाद भारत ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान अफगानिस्तान को लेकर। इस बार कोई मदद नहीं भेज रहा है दोस्तों, ना कोई बातचीत की खबर है। इस बार दोस्तों अलग ही बड़ा फैसला लिया है भारत ने, जानकर आप भी कहेंगे कि ऐसा होना जरूरी था। साथ ही साथ इतना ही नहीं, फिर एक बार पाकिस्तानी सेनाओं की ले ली गई है जान। दोस्तों 25 सैनिकों को उतारा मौत के घाट दक्षिण वजीरिस्तान से। बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। मिशन बिहार पर चले प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी किस किस क्षेत्र में करने वाले हैं यात्रा और क्या रहने वाला है उनका प्लान। तो वहीं दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर 21वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, लेकिन उससे पहले आपको 3 बहुत जरूरी काम करने पड़ेंगे वरना नहीं मिलेगा पैसा। और वहीं आपको बताएंगे दिवाली के बाद क्या बदलेगा सोने का रंग। चांदी को लेकर आई डरावनी रिपोर्ट, कीमत हो सकती है क्रैश। दोस्तों अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी और अहम जानकारी है। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 से 27 अक्टूबर 2025 को होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मलेशिया में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पीएम मोदी जी और ट्रंप के बीच मुलाकात को कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मलेशिया में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली यह मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। टैरिफ शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये पहली मुलाकात है। पाकिस्तान के साथ हो रहे युद्ध को रुकवाने का दावा करने के बाद ट्रंप की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात होने वाली है। दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित होगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन समूह के साथ उसका एक अलग कार्यक्रम है जिसे आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जो 27 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाला है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भागीदार है। जी हां, माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। चीन की तरफ से प्रधानमंत्री ली कियांग जा सकते हैं। एशियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन के मेजबान और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पहले ही मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों को आमंत्रित कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हाँ या ना बताना बाकी है। दोस्तों देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया जाते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो मलेशिया जाने की तैयारी करते हैं तो ट्रंप से मुलाकात तय मानी जा रही है। और जिस प्रकार से भारत विरोधी लगातार फैसले लिए हैं ट्रंप ने, दोस्तों पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई है, भारत पर बम्पर टैरिफ लगाए हैं और भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त करने की बार बार झूठी दलीलें दी हैं। दोस्तों इस बीच पीएम मोदी के साथ उनकी यह मुलाकात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें देखा जाएगा ट्रंप का रवैया कैसा रहता है पीएम मोदी के प्रति। इससे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मलेशिया की इस यात्रा पर जाना चाहिए, और अगर जाएंगे तो उनका रवैया कैसा रहना चाहिए, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, लेकिन साथ में दावा ये कर दिया कि पीएम मोदी से ट्रेड डील पर उनकी बात हुई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कह दिया कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ज्यादातर व्यापार जगत पर चर्चा की। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत भविष्य में रशिया से बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदेगा। दोस्तों व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह को
को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुई बातचीत के बारे में अपनी बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, हमने व्यापार के बारे में बात की। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्रंप की मुलाकात पीएम मोदी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अब नहीं होगी ट्रंप और पुतिन की फिलहाल मुलाकात। हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन हो गया स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की कोई योजना अब नहीं है। ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच हुई बातचीत के एक दिन जस्ट बाद आई है। दोस्तों न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में चल रहे जंग पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत तैयारी की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर में अपने इस रुख से पलटते हुए कहा कि यूक्रेन को अपना क्षेत्र छोड़ना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि यूक्रेन रशिया से हारी हुई जमीन वापस जीत सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते पुतिन के साथ फोन पर बातचीत कर और उसके बाद शुक्रवार को यानी 17 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख बदला और दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने का आह्वान किया। हालांकि दोस्तों ये मीटिंग क्यों स्थगित कर दी गई इसका ठोस जानकारी अब तक सामने नहीं आया है। बस क्रेमलिन के द्वारा इतना कहा गया है कि अभी बहुत तैयारी की जरूरत है, लेकिन उनका तैयारी से क्या था मतलब वो भी पूरा नहीं बताया गया। जितनी बातें बताई गई है वो हमने आपको बता दिया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें पोलैंड ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर वे हंगरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए पोलैंड के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरते हैं तो उनका विमान जबरन उतारा जा सकता है। जी हां, पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अदालत आदेश दे तो सरकार पुतिन को गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के हवाले कर सकती है। सिकोरस्की ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक स्वतंत्र पोलिश अदालत सरकार को ऐसा करने का आदेश नहीं देगी। अगर पुतिन का विमान पोलैंड के ऊपर से गुजरेगा तो अदालत के आदेश पर उसे नीचे उतारा जा सकता है ताकि संदिग्ध को हेग भेजा जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर शिखर सम्मेलन होता है तो पुतिन के इस विमान को पोलिश हवाई क्षेत्र से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया हंगरी की मुलाकात फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन पोलैंड ने यह बहुत बड़ी धमकी दे दी है पुतिन को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर अफगानी विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा के बाद भारत ने किया बहुत बड़ा ऐलान। काबुल स्थित दूतावास को लेकर कर दिया बड़ा फैसला। दरअसल भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने दूतावास में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को तकनीकी मिशन से पूर्ण दूतावास के स्तर तक अपग्रेड करेगा। यह कदम तालिबान सरकार के साथ भारत की बढ़ती सहभागिता का हिस्सा है। हालांकि भारत ने अभी तक साल 2021 के अगस्त महीने से फिर से सत्ता में लौटे तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में अपना भारत का दौरा पूरा किया था। मुत्ताकी का दौरा तालिबान के किसी भी वरिष्ठ नेता की भारत यात्रा का पहला मौका था। 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में आमिर खान मुत्ताकी के साथ बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि भारत काबुल में अपनी राजनयिक भूमिका को अपग्रेड करेगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर टीटीपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक जिसमें 25 पाकिस्तानी सैनिकों को उतारा मौत के घाट। जी हां, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ले ली है। संगठन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला किया। इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 8 घायल हुए हैं। हालांकि अब तक पाकिस्तानी सेना या किसी भी स्वतंत्र स्रोत ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोस्तों टीटीपी से जुड़े संगठन द वॉइस ऑफ खुरासान ने मंगलवार को इस हमले का वीडियो और बयान जारी किया है। वीडियो में टीटीपी ने कहा कि उसने सोमवार रात पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया। इस दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया। टीटीपी का दावा है कि उसने इस सैन्य चौकी पर कब्जा भी कर लिया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। सोमवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सरकार किसी
किसी भी हालत में टीटीपी से बातचीत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान केवल अफगान तालिबान के साथ संवाद करेगा, लेकिन आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं करेगा। जी हाँ, वहीं दोस्तों टीटीपी के हमलों से घुटनों पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चल दिया नया दाव। कमांडर काजिम पर घोषित कर दिया 10 करोड़ का इनाम। जी हाँ, मंगलवार को सूबे की सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। टीटीपी पर पाकिस्तान में बैन है और इसे पाकिस्तान की सरकार आतंकी संगठन कहती है। ऐसा माना जा रहा है कि काजिम हाल में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर की हत्या में शामिल था। इसके बाद उस पर इनाम घोषित करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एयरफोर्स रैंकिंग में भारत निकला आगे तो भड़क उठा चीनी मीडिया। बौखलाते हुए कह दिया रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। बता दें, दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रशिया ही है, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। इसको लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनशे के हवाले से लिखा है कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा सही नहीं होता। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रशिया और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां कितनी जटिल है। झांग ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय मीडिया की हाइप का मकसद चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो सकता है और यह गलत फहमी की खतरनाक चीन शुरू कर सकता है। जी हां, भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है, लेकिन ऑपरेशन क्षमता कहीं अधिक है। इसका कारण है भारतीय वायुसेना का संतुलित बेड़ा, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रणाली। दोस्तों ये रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोले तो WDMMA ने बनाई है। ये संस्था दुनिया के 48,000 से ज्यादा विमानों पर नजर रखती है। इसकी रैंकिंग में आकलन के लिए ट्रूवल रेटिंग का इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इन चीनियों को बताना मत भूलिएगा जो भारत को आगे निकलता देख बौखला उठा है। आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत के तरक्की करने से अगर चाइना जलता है तो जलन अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य दबा दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑकस को दे दी हरी झंडी। ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी नई पनडुब्बी तो भड़क गया चाइना। दोस्तों चीन ने मंगलवार को ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी समझौते के नवीनीकरण की आलोचना की। चाइना ने कहा कि वो गुटिया टकराव और ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध करता है जो परमाणु प्रसार के खतरे को बढ़ाए या हथियारों की होड़ को और भड़काए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखे जाने वाले तीनों देशों ने 2021 में एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते की घोषणा कर दी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिकी तकनीक का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण में मदद मिलेगी। इस समझौते में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भी शामिल होंगी। चीन इसकी आलोचना में मुखर रहा है और कहता रहा है कि ऑकस अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड गठबंधन के साथ मिलकर उसके प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जैकुन ने मंगलवार को कहा कि चीन ने एक से अधिक बार अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तथाकथित त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिसका उद्देश्य परमाणु पनडुब्बियों और अन्य अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ बता दें, भारत के 114 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा अटक गया। दोस्तों वायुसेना के प्रभाव को बताया गया अधूरा। क्या फ्रांसीसी कंपनी की है इसमें कोई बदमाशी, कोई तिकड़म लगा रहा है क्या? ये बता दें, क्या भारत का 114 राफेल फाइटर जेट का सौदा अटक चुका है? दावा किया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को अधूरा कहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारतीय वायुसेना के स्टेटमेंट ऑफ केस यानी SOC को अधूरा बताते हुए रक्षा मंत्रालय राफेल युद्धक विमान के निर्माता डसॉल्ट के साथ आगे की चर्चा करना चाहता है। डसॉल्ट एविएशन, जिससे भारत ने पहले 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे और हालिया समय में भारत ने राफेल मरीन के लिए भी डसॉल्ट के साथ सौदा किया है। बताया यह जा रहा है कि 114 राफेल के लिए वो कई फ्लाइट्स पर परेशान कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सौदे में सरकार का मकसद भारत की आत्मनिर्भरता के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा विमानों का उत्पादन भारत में ही करना है। इसके तहत पहले इस बात पर विचार किया जाएगा कि कितने विमान फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और कितने भारत में किसी स्थानीय पार्टनर के सहयोग से निर्मित होंगे। इसके लिए डसॉल्ट के नए सिरे से बात करनी होगी। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
पाकिस्तान के खतरनाक JF-17 लड़ाकू विमान ने अजरबैजान में भरी उड़ान। पाक आर्मी ने सच से उठाया पर्दा। बता दे, पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत कहे जाने वाले खतरनाक JF-17 लड़ाकू विमान अजरबैजान के आसमान में उड़ान भर रही है, जिसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दोस्तों, पहले तो बवाल मच गया कि अजरबैजान के क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में क्या कर रहा है पाकिस्तान का ये खतरनाक JF-17 लड़ाकू विमान। इस बात को लेकर पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया है। दोस्तों, अब जाकर बयान में पाकिस्तानी सेना ने अब कहा है कि द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान अजरबैजान पहुंचे हैं। यह साझा हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को दर्शाता है। हालांकि अजरबैजान के आसमान में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान देखे जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अजरबैजान को फाइटर जेट्स का नया बैच मिल गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस संबंध में एक बयान जारी करके सच्चाई पर से ये पर्दा उठा दिया कि वो युद्धाभ्यास करने के लिए वहां गई है। नेक्स्ट खबर बता दे, भारत से लौटी कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सार्थक बातचीत जारी है। विश्नोई गैंग पर भी बयान जारी किया गया। दोस्तों, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद हाल ही में 12 से 14 अक्टूबर भारत दौरे पर थी। वहीं अब उन्होंने कहा कि भारत के साथ कानून प्रवर्तन के मुद्दे पर सार्थक बातचीत चल रही है। मंगलवार को यानी 21 अक्टूबर CBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों देशों के बीच जारी संयुक्त बयान को देखें तो उसकी पहली ही पंक्ति कानून प्रवर्तन से जुड़ी चिंताओं पर केंद्रित है। दोनों देशों की सरकारों के अधिकारियों के बीच बेहद उत्पादक बातचीत चल रही है। ऐसा संयुक्त बयान पहले कभी जारी नहीं हुआ जैसा हमने सोमवार को किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कनाडा के लिए तब होती दोस्तों, और भारत के लिए तब होती जब हम ये मानते कि कनाडा ने खालिस्तानियों को बैन करने पर भी बड़ा फैसला लिया हो, या उन आतंकी खालिस्तानियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जैसा आश्वासन दे दे कनाडा। लेकिन नहीं दोस्तों, उनको लेकर अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलेगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गाजा में भारी तबाही, इजराइल ने बरसा दी 153 टन बम। नेतन्याहू की चेतावनी, कहा पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान। जी हां दोस्तों, सीज फायर समझौते के बाद भी दोस्तों इजराइल ने भारी बम बरसाए हैं। बता दें, हमास इजराइल के बीच ट्रंप की अगुवाई में किया गया सीज फायर समझौता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को चेतावनी दी कि हमास के खिलाफ उनका सैन्य अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपनी संसद में कहा कि इजरायली सेना पर गाजा पर 153 टन बम गिराए हैं। उन्होंने इसे हमास की ओर से सीज फायर तोड़ने के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरे हाथ शांति के लिए बढ़ा हुआ है। शांति के लिए मजबूती होने की आवश्यकता है और इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अभी सैन्य अभियान पूरा नहीं हुआ है सीज फायर, जिससे कि सीज फायर के टिकने पर भी सवाल उठ गए। इजराइल ने रफा में IDF पर हमास के हमले के बाद एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। हमास के इस हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई थी। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां तू डाल डाल में पात पात। जी हां, भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करों की बहुत बड़ी नई चाल इस ड्रोन का कर रहा है इस्तेमाल। दोस्तों, जैसा कि आपने ये कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल में पात पात। ये कहावत इन दिनों पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। दोस्तों, जहां पहले भारत द्वारा पाकिस्तानी तस्करों के ड्रोन रोकने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया था, पाकिस्तानी तस्करों ने इसका तोड़ ढूंढते हुए चाइनीज DJI Mavic 3 क्लासिक और AIR 35 ड्रोन की जगह इस ड्रोन का अपग्रेड वर्जन DJI Mavic 4 Pro इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि BSF के एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा गिराए जाने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ भाग जाता है। लेकिन BSF और पंजाब पुलिस जल्द ही इसका भी तोड़ निकाल रही है ताकि बॉर्डर पर पाकिस्तान की इस चाल को फेल किया जा सके। दोस्तों, सूत्रों ने बता दिया है कि पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से इस साल 13 अक्टूबर तक 200 ड्रोन पकड़े गए हैं, जबकि 2024 में पाकिस्तान की तरफ से भारत भेजे गए 294 ड्रोन पकड़े गए थे। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी 24 अक्टूबर को अलग अलग जिलों में एक साथ करेंगे चुनावी सभा। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उसी दिन सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंतराल में एक बार फिर अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह जी की 24 अक्टूबर को बिहार में 2 सभाएं होंगी। इससे पहले उन्होंने छपरा के
तरैया में चुनावी रैली की थी। इसी महीने 16 से 18 अक्टूबर तक अमित शाह जी बिहार दौरे पर रहे थे। वहीं बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार पर आएंगे, जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 30 अक्टूबर को दूसरा बिहार दौरा प्रस्तावित है। इस दिन पीएम मोदी जी मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे दोस्तों। लेकिन 24 अक्टूबर को बिहार में चुनावी समर अपने चरम पर होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी एक साथ एक दिन बिहार के अलग अलग जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल यानी कि 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद गठबंधन के सहयोगी दल चुनाव प्रचार करेंगे दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार बिहार में क्या होने वाला है दोस्तों? जो भी आपकी राय बताइएगा जरूर कमेंट में साथ ही साथ बता दें। आखिर कब आएगी 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान योजना की? क्या है इसको प्राप्त करने के लिए 3 जरूरी काम? आपको बता दें, देश भर के लाखों किसानों को दिवाली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अभी तक यह किस्त जारी नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को छठ पूजा से पहले यह किस्त जारी कर दी जाएगी। वहीं कुछ बेहतर और आपदा प्रभावित राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी जा चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त छठ पूजा तक आ सकती है, जबकि अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में भी जारी हो सकती है। बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि 21वीं किस्त नवंबर में ही जारी की जाएगी। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है दोस्तों, बस कयासों का माहौल है। लेकिन आपको बता दें, वो 3 काम आपको करने बहुत जरूरी है अगर आप भी चाहते हैं ये पैसा आपके अकाउंट में आए तो। अगर आप भी लाभार्थी हैं तो दरअसल अगर आपने अभी तक अपना EKYC नहीं कराया है तो तुरंत करवा ले। बिना EKYC के 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। आप नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर EKYC करवा सकते हैं। खेती योग्य भूमि का सत्यापन होना अनिवार्य है। अगर आपने भू सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत इसको पूरा करवा लें, क्योंकि बिना भूमि सत्यापन के आपकी किस्त अटक सकती है। वहीं यदि आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इसे तुरंत करवा लें। आधार कार्ड लिंक ना होने की वजह से भी आपकी किस्त अटक सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 काम करवाने बहुत जरूरी है, तभी ये किस्तें अकाउंट में आ पाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर दिवाली के बाद बदलेगा सोने का रंग, चांदी को लेकर आई डरावनी रिपोर्ट दोस्तों। बता दे, सोने ने बीते 10 महीनों में जो रफ्तार पकड़ी है उसका अंदाजा किसी को नहीं था, मतलब किसी को भी नहीं था। जी हाँ, दिसंबर 2024 तक 78 से 80 हजार रुपए में बिकने वाला सोना आज 1,30,000 रुपए तक पहुंच चुका है। सोने की कीमत ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और शेयर बाजार में जारी बिकवाली ने सोने की कीमतों को खूब बूस्ट कर दिया है। अनुमान लगाया गया कि सोने की रफ्तार 1.5 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर लेगी। हालांकि सबको इंतजार है कि आखिर सोना कब सस्ता होगा। चांदी की कीमत में गिरावट को लेकर भी अनुमान जताया है दोस्तों। दरअसल सोने की चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। दिग्गज बैंक के अनुमान ने मुश्किल बढ़ा दी है। HSBC बैंक ने अनुमान दिया है कि साल 2026 की पहली छमाही तक में सोने की जो कीमत रहेगी वो $5,000 प्रति औंस पर पहुंच सकती है। अगर हम भारतीय करेंसी में देखें तो ये 1,55,237 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका और सोसाइटी जनरल ने भी साल 2025 में सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा एक और अंतरराष्ट्रीय बैंक ANZ ने भी साल 2026 की पहली छमाही में सोने की कीमत $4,600 तक जाने का अनुमान लगाया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के प्रवक्ता कुमार जैन ने कहा है कि बीते हफ्ते बड़ी गिरावट आने के बाद चांदी की कीमतों में और कमी आ सकती है। इसकी वजह वैश्विक बाजारों में अधिक आपूर्ति होना है। जैन ने बताया कि ज्यादातर भारतीय बाजार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से चांदी खरीदते हैं। यहाँ से चांदी की आपूर्ति की जाती है और कीमतों को मॉनिटर किया जाता है। दीपावली पर चांदी की कीमतें पहले ही 6% से अधिक कम हो चुकी है और फिलहाल चांदी की कीमत 1,60,000 रुपए प्रति किलो के करीब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरा सिनेरियो था सोने और चांदी को लेकर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।